चर्चा शुरू हुई है तो दूर तक जाएगी। थोड़ी सी बात करेंगे संविधान की। संविधान की बुक रखी उधर, ले आइए, बुक रखिए, ले आइए आपकी बुक। तो ये किताब भी आ गई है जिसे कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। ये मूलभूत किताब है। इसी किताब के अंदर पूरा संविधान है, भारत का संविधान। ठीक है, ये मूलभूत ढांचा है। ठीक है, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी वो सब किताबें अलग हैं। ठीक है, उनकी पतली पतली किताबें हैं, उनका अलग अलग किताबें हैं। ठीक है, जो आज़ादी पहले से उनके आधार पे पुलिस प्रशासन के लिए किसी मूलभूत काम के लिए था। जैसे आईपीसी है, उसमें दंड विधान है कि क्या कर दोगे तो क्या दंड मिल जाएगा। सीआरपीसी में ये है कि दंड की प्रक्रिया क्या होगी, दंड प्रक्रिया, दंड विधान कैसे होगा, क्या क्या स्टेप्स लिए जाएंगे, किस तरीके की प्रक्रियाओं से आपको गो थ्रू होना पड़ेगा। सीपीसी में यह है कि ज़मीनी विवाद या फिर फैमिली कोड भी आएगा सिविल के अंदर ही। ठीक है, वो सब बातें सिविल सीपीसी में आएंगी। सीपीसी माने सिविल प्रोसीजर कोड, हाँ। सीआरपीसी माने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। आईपीसी माने इंडियन पेनल कोड। आईपीसी और सीआरपीसी में क्या अंतर है? आईपीसी में दंड दिया है कि कितना दंड मिलेगा, सीआरपीसी में दंड विधान क्या होगा, दंड की प्रक्रिया क्या होगी। तमाम सारे एक्ट्स हैं, एक्ट अलग अलग हैं। ठीक है, तो भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इसको लिखने में बहुत लंबा समय लगा। कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 17 दिन, कितना घंटा? 18 घंटा कह देते हैं, 17 दिन कुछ घंटे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन कहा जाता है। वास्तव में हुआ यूँ कि जब अंग्रेज़ों ने कैबिनेट मिशन भेजा 1946 में, जब अंग्रेज़ के अंडर में थे भारत देश, अंग्रेज़ के अंडर में था भारत देश, तब उन्होंने कहा कि अब हम लोग कुछ समय छोड़ के जाएंगे, आप लोग अपनी संविधान सभा बना लीजिए। ठीक है, अपने जो चुने हुए लोग हैं 389, 289, कितने, कुछ 389 शायद, हाँ 389 लोग जो है चुन के आए थे, जैसे आज चुने जाते हैं सांसद विधायक, कुछ इस तरीके की प्रक्रिया थी सांसद, हाँ। और कुछ जो है रजवाड़े जो थे, रजवाड़ों से कुछ लोग रिप्रेजेंटेटिव आए, कुछ मुस्लिम प्रोविंसेस से आए, तो सब लोगों ने मिलकर संविधान सभा बनाई। मुस्लिम प्रोविंसेस वाले बाद में अलग हो गए। फिलहाल दिसंबर 1946 की बात है ये। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान सभा बैठी। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, हाँ 9 दिसंबर 1946 वाली मीटिंग में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी मीटिंग को हेड किए। उसके बाद 11 दिसंबर से जो है प्रक्रिया शुरू हुई। मेन वो मिल गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के सभापति, नेता हो गए, अस्थाई नेता। तो 11 दिसंबर को वो ओथ लिए। बाकी 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्ताव रखा कि किस तरीके का संविधान होना है। ठीक है, तो उन्होंने OR कहते थे उसको, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो बाद में चल के ही प्रस्तावना का रूप बना। ठीक है, तो प्रस्तावना में क्या बातें कही थी? ठीक है, कई सारी कमेटियां बनी, क्योंकि और कानूनी सलाहकार थे संविधान सभा समिति के। तो डॉक्टर BN राव साहब थे जो उस समय जज रहे थे कहीं किसी प्रांत में, किसी हाई कोर्ट या किसी जिला न्यायालय से किसी हाई कोर्ट में जज बने थे वो। उसके बाद बाहर भी जजशिप किए थे कुछ दिन, नीदरलैंड वगैरह में। तो यहाँ पे उनको BN राव साहब को संविधान सभा में कानूनी सलाहकार के तौर पे रखा गया। कमेटियाँ बनी। ड्राफ्टिंग कमेटी, कौन सी कमेटी लिखेगी, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन बने? नहीं, BN राव तो कानूनी सलाहकार थे। ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर BR अम्बेडकर, उसमें एक सबसे पढ़े लिखे आदमी थे, इकोनॉमिक्स की डिग्री थी, लॉ की डिग्री थी उनके पास, बहुत अच्छे अंग्रेजी के वक्ता थे। उन्होंने दुनिया के कानूनों को स्टडी किया, दुनिया के बैरिस्टर डिग्री थी ही उनके पास, दुनिया के संविधान पढ़ा तो अपना संविधान लिखा।
तमाम देशों के संविधान से उधार लिया गया है, इसीलिए कहते हैं कि उधार का है, खूब दुनिया से लिए गए तमाम चीज़ें, है ना। तो जैसे पहले प्रस्तावना सोचा गया, ठीक है, प्रस्तावना कहते हैं उद्देश्य क्या, देखिए यहाँ बाहर ही लिखा है, बाहर ही लिख दिया गया है। तो इसकी जो किताब बनी थी उस किताब को लिखने के लिए भी एक लोग लगाए गए थे, वो पढ़िएगा, डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे थे शायद, रविन्द्रनाथ, जिनको लेखन शैली बहुत अच्छी थी उनकी, तो सजाने धजाने के लिए एक लोग थे, वो गूगल चेक कर लीजिएगा कि किसने सुंदर सा लिखा था, कैलीग्राफी किसने किया था, पूछा जाता है कई बार। हम पढ़ने वाले हैं प्रस्तावना, संविधान के इस किताब के अंदर क्या है, इसका ढेर सारा आइडिया हमें ये ऊपर क्या लिखा है इसी से मिल जाता है कि हम ये क्या, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। लंदन में कहते हैं कि, मतलब ब्रिटेन में कहते हैं कोई इनका लिखित संविधान नहीं है, लिखित संविधान है, उनकी पतली पतली किताबें हैं, छोटे छोटे एक्ट की ढेर सारी किताबें हैं। तो ये अक्सर कहा जाता है कि कौन सा देश है जिसका लिखित संविधान नहीं है, तो ऐसा नहीं कि लिखित संविधान नहीं है लंदन का, ब्रिटेन का लिखित संविधान है, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर किताब नहीं है, जैसे अपनी पर्टिकुलर किताब है ये। बाकी जो भी है IPC, CPC, CRPC, भारतीय इंडियन एविडेंस एक्ट, वो सब एक्ट इसमें जुड़ते रहते हैं, ठीक है, इसी से संचालित होते हैं, इसी से निकलते हैं, कहीं ना कहीं इसी की मदद करते हैं वो। तो वहाँ पे भी लेकिन पतली पतली कई सारी एक्ट वाइज किताबें हैं, ठीक है। 1935 का जो चार्टर एक्ट आया था, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहते थे उस समय, 1935 में जो अंग्रेजों ने भेजा था, उससे ढेर सारी बातें इसमें ली गई हैं, ठीक है। बाकी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कुछ लिया गया, कुछ लंदन के संविधान, मतलब लंदन वाला ढेर सारा है, ये ब्रिटेन, मतलब लंदन माने ब्रिटेन, है ना, ब्रिटेन से ढेर सारा लिया गया, कुछ अमेरिका से लिया गया, है ना, कुछ स्कॉटलैंड से अभी तक लिया जा रहा है, जैसे RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, शायद स्कॉटलैंड का है, स्कॉटलैंड में था पहले ये, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, सूचना, जन सूचना का अधिकार, ठीक है। तो अभी भी हम लोग कुछ न कुछ लेते रहते हैं, सीखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना की भाषा शैली क्या है, प्रस्तावना बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है, ठीक है। हम भारत के लोग, क्या भाषा शैली, हम भारत के लोग, भारत के कितने लोग, जितने लोग चुन के संविधान सभा में बैठे थे वो लोग, ठीक है, हम चुन के भेजते हैं सांसद जी को, तभी सांसद जी हमको रिप्रेजेंट करते हैं संविधान सभा में, या आज जिसे रोज लोकसभा राज्यसभा कहते हैं। उस समय खाली एक सभा थी, है ना, संविधान सभा समिति, संविधान सभा थी। बाद में चल के 1952 में, 51-52 में चुनाव हुए, फिर राज्यसभा लोकसभा बनी, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा बड़ी सभा है, राज्यसभा छोटी सभा है। लोकसभा में हम लोग चुन के भेजते हैं, राज्यसभा में हम लोग चुन के नहीं भेजते, विधायक जी लोग चुन के भेजते हैं। राष्ट्रपति साहब 10-12 लोगों को, 12 लोगों को मनोनीत भी करते हैं अपने मन से, ठीक है। जैसे हाँ, तो चलिए प्रस्तावना फोकस करते हैं। प्रस्तावना, इसको संविधान का क्या कहते हैं, उद्देश्य क्या, या फिर प्रस्तावना में वो सारी बातें हैं जो हमारी इतनी मोटी किताब, इसके प्रत्येक नागरिक को कुछ अधिकार, कुछ जिम्मेदारियां, कुछ उनके मूलभूत कर्तव्य निर्धारित करती है। तो क्या कहा गया, हम भारत के लोग, एक एक अक्षर, एक एक शब्द का मतलब है। तो UPSC में बार पूछा गया यही पहली लाइन से ही कि कहन आपका संविधान है, कहन किसने दिया आपको। अब वो शांत हो गए, संविधान किसने दिया, तो कहन हमने दिया, कहन हमने किसने, कहन क्या आपने दिया, कहन हाँ हमने दिया, सही। तो आपको संविधान किसने दिया, आपको संविधान आपने दिया, उस लाइन का मतलब यही है। हम भारत के लोग, जब ये आ गया तो भारत में चाहे जब पैदा हुए हो, आप दिए हो खुद को, आप इसको मानने के लिए बाध्य हो, ठीक है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व मतलब हम भारत में जो डिसीजन लेना चाहे सरकार, वो अपने मन से ले, उसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। हम लोग संप्रभु हैं, संपूर्ण प्रभुत्व है हमारा, संपन्न समाजवादी। अच्छा देखिए, ये
शब्द पहले नहीं था, इंदिरा जी ने जोड़ा ये 1976। ठीक है, समाजवादी, ठीक है, इंदिरा जी ने ये शब्द जोड़ा। पंथ निरपेक्ष, ये भी इंदिरा जी ने जोड़ा। समाजवादी क्या मतलब है? समाजवादी मतलब समाज में सबको बराबर लाने की कोशिश किया जाएगा, इसीलिए इन्होंने नारा दिया गरीबी हटाओ, है ना। समाजवाद का क्या मतलब होता है? समाजवाद का मतलब होता है सबके पास खाने पीने रहने, है ना, मूलभूत जरूरतें सबकी पूरी हो जाए, सबके पास जीविकोपार्जन का साधन हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा असमानता न हो समाज में कि कोई बहुत बड़ी अमीर हो जाए या किसी के पास खाने का न रहे। तो समाजवाद ही है जो कहता है कि साइकिल से चले सब, ठीक है, वही विचारधारा है समाजवाद। समाजवाद मतलब भेद न रहे, है ना, इसलिए जो गरीब है उनको सस्ते गेहूं दे दिए 1 रुपये 2 रुपये में, है ना। तो समाजवाद स्टेटस अपग्रेड करने की बात है। पंथ निरपेक्ष मतलब कबीरपंथी हो या रहीमपंथी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इस आधार पे अंतर नहीं करेगा। जिसे कहते हैं सेकुलर, बहुत लड़ाई होती है ना कि सेकुलर जो कहते हैं कि हम लोग सेकुलर हैं, हिंदू मुस्लिम अलग अलग नहीं है। एक्चुअली होना चाहिए तो धर्मनिरपेक्ष, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में अंतर नहीं करेंगे। पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब है? कबीरपंथी, रहीमपंथी और कृष्णपंथी, इस्कॉन टेम्पल वाले, शिव भक्त वाले, इनमें अंतर नहीं किया जाएगा। पंथ निरपेक्ष मतलब ये हुआ। लेकिन सेकुलर का मतलब हिंदी अंग्रेजी थोड़ा खेल है ये। सेकुलर का मतलब है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और जैनी, पता नहीं कौन कौन, सब में अंतर नहीं किया जाएगा। लोकतंत्रात्मक गण राज्य बनाने के लिए लोकतंत्र माने स्त्री और पुरुष सब मिलके वोटिंग करेंगे, ठीक है, सब मिलके डिसीजन लेंगे कि भारत में क्या होना चाहिए। नरेंद्र मोदी सरकार बने तो उसमें आपका भी अधिकार हक है, आपके वोट की वैल्यू है उसमें, ठीक है। ये योगी यूपी में बने तो लोग, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अमेरिका 1776 में आज़ाद हुआ, लेकिन उसने अपनी महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं दिया 1944 तक। 1944 तक वोटिंग का अधिकार नहीं था वहाँ महिलाओं को। 1944 ही है, यह मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। मतलब ये सब देश कितने अमीर देश हैं, कितने पढ़े लिखे शिक्षित देश थे, लेकिन उन्हें अपनी महिलाओं को कहा मूर्ख है, इनको नहीं डिसीजन नहीं ले पाएंगे। लेकिन भारत में जैसे ही देश आज़ाद हुआ, कहें वोटिंग झमाझम, स्त्री पुरुष बराबर, सब ठकाठक जाए मुहर दें, वोटिंग लगाए, है ना। तो लोकतंत्र है यहाँ। ऐसा नहीं कि स्त्री वोट नहीं देगी, पूरे पुरुष देंगे। वहाँ पे इसके लिए बहुत मूवमेंट चलाया गया, महिलाओं को भी वोटिंग राइट है। गणराज्य का मतलब होता है यहाँ का जो राष्ट्रपति है वो चुना हुआ होगा। अमेरिका वाला सिस्टम, मतलब वहाँ लंदन वाला सिस्टम नहीं है, ब्रिटेन वाला, कि रानी के बाद ब्रिटेन की महारानी, रानी के बाद उनके बेटे, बेटे के बाद उनके बेटे, वही हेड होंगे, ऐसा नहीं। हमारा राष्ट्रपति हमारा राष्ट्राध्यक्ष है और वो एक चुना हुआ आदमी होता है। इसका मतलब ये है बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। प्रस्तावना ऐसी कहती है, तो क्वेश्चन इससे कैसे आता है? देखो क्वेश्चन यही आया था कि संविधान की उद्देशिका क्या संविधान का भाग है? और क्या भाग है ना, ये क्वेश्चन आया था। ये तो यूपीएससी में फिलहाल आया था, आईएएस वाले में, प्री में, कि क्या ये भाग है कि नहीं है। फिलहाल ये विवादित था, लेकिन हाँ भाग है, ठीक है। संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है। भैया के दरोगा वाले एग्जाम में आया था, क्या क्या आया था कि संविधान की आत्मा कहते हैं, उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहते हैं, यही उसका उत्तर था, ठीक है। अगर अनुच्छेदों में बात की जाए, कौन सा अनुच्छेद सबसे संविधान की आत्मा कहलाता है, तो अनुच्छेद 32, उसको बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा, ठीक है। पूरे संविधान की अगर इसको कहा जाए तो इसको संविधान की आत्मा कहते हैं। अनुच्छेद 32 को भी संविधान की आत्मा कहते हैं, मूल अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण है, और उद्देशिका को भी संविधान की आत्मा कहते हैं। संविधान का मुखौटा है ये, मुख पृष्ठ है ये, ठीक है। नागरिकों को सामाजिक न्याय दिलाएंगे। सामाजिक न्याय क्या होता है बताइए? सामाजिक न्याय, समाज मतलब सबको, सामाजिक न्याय का मतलब होता है समाज में सब बराबर हैं,
ठीक है, कोई ऊंच कोई नीच नहीं है, कोई अभिजात्य वर्ग नहीं है, ठीक है। आर्थिक आर्थिक न्याय मतलब सबको अर्थव्यवस्था मतलब सबकी। अर्थव्यवस्था सबके लिए है, सबको अधिकार है कि वो अपना बिजनेस व्यापार है ना करें, कमाएं, बढ़े, सब बढ़े, सब बढ़े। राजनीतिक न्याय, राजनीति में भी सबका बराबर का हिस्सेदारी है, सब लोग को अधिकार है, कोई वोटिंग लड़े, कुछ भी लड़ करे, है ना, वो राजनीतिक न्याय है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, सबको अपना विचार रखने की स्वतंत्रता। सबको अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति करो, अभिव्यक्ति वो वाली जिससे किसी और आपकी अभिव्यक्ति किसी और की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तब तक आपकी अभिव्यक्ति ठीक है, ठीक है। आजकल बहुत विवादित है ये वाला बात, अनुच्छेद 19 में पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे। विश्वास, आपको जो विश्वास करना है आप करिए, जिसमें आपको अल्लाह अच्छे लगते हैं अल्लाह में विश्वास रखिए, और रहीम अच्छे लगे रहीम में विश्वास रखिए। गुरु नानक जी के प्रिय हैं तो सिख हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी की भी आप पूजा करिए, ठीक है। धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, धर्म जो धर्म चाहना है वो लीजिए। उपासना की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है। हाँ, ढेर सारा ज्ञान चाहिए, सरस्वती माता के पास जाइए। ढेर सारा कमाना है, धन अर्जित करना है, श्री गणेश लक्ष्मी की पूजा करिए। बहुत ज़्यादा बाहुबल बुद्धि चाहिए तो बजरंगी की पूजा करिए। हिंदू धर्म की बहुत खूबसूरती है ये ना, प्रस्तावना कहती है ये कि चाहे जो करो, हाँ, अवघड़दानी हो जाना है, भोला भंडारी हो जाओ, भोलेनाथ हो, हाँ, जिसकी मन है उसकी उपासना करो। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, आपको समाज में मान सम्मान मिले, हर आदमी को मान सम्मान मिले। प्रस्तावना कहती है कि हमें ऐसा संविधान बनाना है कि जो ये इंश्योर करे। अवसर की समता दे, अवसर की समता, अवसर की समानता, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 है ना, अनुच्छेद 16 वैसे ये है मेन। अवसर की समता मतलब नौकरी की बात कह रहा है ये, अनुच्छेद 16 और 15, ठीक है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि नौकरियों में सबको बराबर का अवसर है ना। अब आप कहेंगी फिर आरक्षण क्या है, वो अलग बात है, उसको आगे बात करेंगे, ठीक। यहाँ पर मतलब लिंग का कोई बात मतलब मेल फीमेल मतलब। हाँ, मेल फीमेल भी है ना, सबको बराबर अवसर है कि आगे बढ़े, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता, ये सब सुनिश्चित करने के लिए मैं पढ़ देता हूँ। ये वैसे याद मुझे याद था, अभी मैं भूल गया हूँ, ठीक है। राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ठीक है। ये 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किए थे नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और आज 26 नवंबर 1949 जब पूरा हुआ बन के, तो उसमें ये लिखा गया कि आज इस दिन ये सब बातें करने वाली बात पूरी हो गई, तो इसको यहाँ टिक दिया गया, ये लिखा है। ये संविधान का भाग है, इसको उद्देशिका कहते हैं, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे संविधान में और क्या क्या चीज़ें हैं, अनुसूचियाँ और अनुच्छेद, भाग, ठीक है। पहले भाग पर कितने भाग हैं, सबसे महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है। और हाँ, इसमें क्या क्या बताए हम, कौन कौन से सन 42 में 46 सन 76 में जोड़ा इंदिरा गांधी जी ने, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंड, इंटीग्रिटी, ठीक है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन से 3 बातें जोड़ी गई थी इसमें, कौन कौन सी, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंड। जिनको वकालत पढ़नी है उनको तो ये पूरा पढ़ना है, इसके अलावा भी ढेर सारी किताबें पढ़नी है, और जिनको वकालत नहीं पढ़ना है उनको संविधान की जानकारी चाहिए, है ना, जितनी जानकारी सबको होनी चाहिए, तो सबके लिए ये किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो लोग हम अपने समाज में रहते हैं, उस समाज में क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है,
क्या नीतियाँ हैं, सरकार क्या क्यों कर रही है, हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा क्या अधिकार है, ये सब जानने के लिए ये एक मूलभूत विषय है। हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको पढ़ेंगे। तो संविधान में कुछ भाग हैं, है ना। इसको किताब को ऐसे पूरा पूरा तो लिखते चले जाएंगे नहीं, ठीक है। तो इसको भागों में डिवाइड किया गया कुछ चैप्टर्स में, कि किसी चैप्टर में कुछ बात रहे पंचायत, जैसे आजकल पंचायत चुनाव चल रहा है, पंचायत चुनाव आ गया है, ग्राम प्रधानी मजा है ना। तो ग्राम प्रधानी वाली बात भी लिखी गई है किस भाग में, भाग 9A पंचायत, भाग 9 देखिए तो भाग 9A है पंचायती राज, नहीं भाग 9 है, भाग 9 है पंचायत। अनुच्छेद 243 से अब ये भी करके हो गया है ना, अनुच्छेद 243O, ठीक है, भाग 9 पंचायत। तो पंचायत के बारे में पढ़ना हो तो भाग 9 पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो संविधान में कुछ भाग हैं, कितने भाग बनाए गए पहले, भाग 1, भाग 2, भाग 1, 22 भाग पहले बनाए गए, ठीक है। कुछ बीच बीच में जुड़ते गए, जैसे मान लो भाग 4 था, कुछ बात बाद में सोची गई तो उसमें भाग 4 का जोड़ दिया गया, ठीक है। भाग 9 पहले था, है ना, 9 था, फिर 9A जोड़ दिया गया, है ना, 9 का या 9A, 9B जोड़ा गया, ठीक है। तो वैसे ऐसे पढ़ेंगे ज़्यादा भाग जाएंगे, लेकिन मूलभूत 22 भाग थे, ठीक है। भाग 1 क्या है, ये भाग जो है 22 हमको रटे होने चाहिए, 22 भाग में क्या क्या है, ठीक है। मुझे कदाचित याद है, मैं बोलता जाता हूँ किस भाग में क्या दिया है और किस अनुच्छेद में क्या दिया है, ठीक है। पहले भाग में संघ एवं राज्य, कि संघ कितने हैं, राज्य कितने हैं, कितने बनेंगे, कितने घटेंगे, कैसे जुड़ेंगे, कुछ होगा, है ना। कि जैसे मान लो क्या 3 राज्य बनाए गए थे सन 2000 के आसपास, उत्तरांचल और छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सब बनाए गए थे, तो उनसे भाग 1 प्रभावित हुआ। भाग 2 में क्या है, नागरिकता, आजकल नागरिकता चल रहा है ना बहुत सारा चर्चा, कि कागज़ दिखाना पड़ेगा, है ना। अमित शाह और योगी जी क्या कह रहे हैं कि जिनके पास कागज़ नहीं है उनको बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है। नागरिकता बहुत चर्चा में है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार, हमारे मौलिक अधिकार क्या है, ठीक है। किसको नौकरी मिले, किसको कितना आरक्षण मिले, एससी को कितना आरक्षण मिले, एसटी कितना मिले, ओबीसी को कितना मिले, है ना, ये है। भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, कि सरकार क्या करे, गेहूं दे, चावल दे, सस्ता वाला दे, है ना, सिंचाई का प्रबंध करे, पुलिस व्यवस्था अच्छी रखे, है ना, ये सब बातें भाग 4 में। फिर भाग 4 का जोड़ा गया बाद में, ठीक है, इंदिरा जी ने ही जोड़ा। इंदिरा जी ने कहा मौलिक अधिकार तो भाग 3 देता है, अब मैं कहूँगी सबकी जिम्मेदारी भी है कुछ, तो भाग 4 का जोड़ा गया। देखिए सही बता रहा हूँ, तो भूल भी गए ना ढेर सारा कुछ, लेकिन देख लेंगे तो याद आ जाएगा तुरंत। हाँ ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य, ड्यूटी है तो मतलब अधिकार है तो कर्तव्य भी तो होगा। फिर भाग 5 में राज्य कहा गया, राज्य में क्या होगा, मतलब भाग 5 में केंद्र, भाग 5 में केंद्र की बात आई, है ना। भाग 6 में राज्यों की बात आई। भाग 7 में हाँ भाग 7 को बताइए, भाग 7 क्या है, भाग 7 को मिटा दिया गया। अच्छा हाँ, अब नहीं है, क्यों नहीं है बताइए। पहले पार्ट ए पार्ट बी, अंग्रेजी समय में, अंग्रेजी हुकूमत के समय में हमारे जो राज्य थे, प्रोविंसेस थे, पार्ट ए पार्ट बी करके, तो भाग 7 को मिटा दिया गया, उसकी बात ही नहीं करेंगे। भाग 8 में क्या है बताइए। अगर हम पहले भाग 5 में पढ़ लिए क्या, केंद्र, भाग 6 में पढ़ लिए
राज्य पढ़ लिए। तो भाग 7 है ही नहीं, भाग 8 में क्या होना चाहिए? केंद्र शासित। केंद्र शासित प्रदेश। भाग 9 में क्या होना चाहिए? पंचायत, पंचायती राज व्यवस्था। गांव वाला पढ़ लिए तो शहर वाला सुविधा नहीं था, भाग 9 ए जोड़ दिए। कैन म्यूनिसिपैलिटी भी तो होगा, शहरों में आबादी रहेगी। शहरों में कितनी आबादी रहती है? 22%। यूपी में 22% है मुझे लगता है, पूरे भारत को देखना पड़ेगा। यूपी की 22 से 23% जनता ही शहर में रहती है। 78% जनता गांव रहती है। तो भाग 9 पढ़ लिए। भाग 10 में क्या होगा? भाग 10 में है, हाँ, अनुसूचित जाति, अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र, है ना। फिर भाग 11 में क्या है? भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध, ठीक है। भाग 12 में क्या है? भाग 12 में है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, ठीक है। भाग 12 में केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध, ठीक है। तुम कितना CGST लेना, मैं कितना SGST लूँगा। CGST माने सेंट्रल GST, SGST माने स्टेट GST। तुम कितना लोगे, मैं कितना लूँगा, है ना। भाग हमें याद करना है, ठीक है। एक टेबल आपको मैं दिला दूंगा। आजकल इलेक्शन आ रहा है, तो भाग 15 में इलेक्शन की चर्चा दी गई है। इलेक्शन की प्रक्रिया क्या होगी, इलेक्शन का विधान क्या होगा, इलेक्शन किस तरीके से कराया जाएगा, ठीक है। भाग 16, भाग 17, भाग 18, भाग 17 में भाषाएं दी हैं। 22 भाग हैं, आपको याद करना पड़ेगा, वो रटने से ही होगा, इसे मेरे बकने से नहीं होगा।